नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और आपको बताते हैं कि आज इस शो में हम क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए। आज आपको सुनवाएंगे बाजार के कई दिग्गजों की आवाज़ और जानेंगे कि वो किस तरह से बताते हैं अगले साल पोर्टफोलियो बनाने के मंत्र। ये जानेंगे शो में आगे। साथ ही फोकस होगा एफओएमसी की बैठक पर, जिस पे फैसला कल आने वाला आज रात को आएगा और भारतीय बाजार कल इस पर रिएक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। तो शुरुआत करेंगे बाजार से ही, जहां हमने लगातार चौथे दिन आज गिरावट देखी। निफ्टी 103 अंक गिरकर 17,221 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 329 अंकों की गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट की कैसी रही चाल, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। फेड के फैसले से पहले बाजार में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखी। वहीं ऑटो छोड़ सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए और कैबिनेट ने जो सेमीकंडक्टर को लेकर पैकेज की अनाउंसमेंट की, उसके बाद हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में ऑटो शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो 103 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 330 अंक के लगभग आज कारोबार 330 अंक गिरकर आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 37,000 के ऊपर तक की तेजी देखी गई, लेकिन उसके बाद वहां से भी दबाव आया और बैंक निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में बात करें तो आज फार्मा स्टॉक्स कमजोर थे, लेकिन सन फार्मा में आज अच्छी तेजी थी और करीब 2 से 2.5% की क्लोजिंग आज यहां पर देखने को मिली। वही ऐसा ही कुछ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी हुआ। बैंक निफ्टी में सारे के सारे स्टॉक्स कमजोर थे, लेकिन एक कोटक महिंद्रा बैंक आज का टॉप निफ्टी गेनर था। इसके बाद एलएनटी और टाटा कंज्यूमर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अदानी पोर्ट्स और आईटीसी में भी आज दबाव था। इसके अलावा ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी आज देखी गई। सेमीकंडक्टर के लिए करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा गया कैबिनेट की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में मारुति सुजुकी, हीरो मोटो, एम&एम, टाटा मोटर्स सभी हरे निशान में बंद हुए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आज दिन भर तेजी दिखी। आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स और जीएनएफसी यहां पर काफी अच्छी मजबूती थी। वहीं आज कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में आज कमजोरी काफी ज्यादा थी और इसमें ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज दबाव था, जिसमें कि आईजीएल, गेल, आईओसी और ओएनजीसी भी दिन भर आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे और आखिरी कुछ मिनटों में वो प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो कुछ दबाव लगातार चौथे दिन हमने बाजार में आते हुए देखा। हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की। कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी के फाउंडर विकास खेमानी ने कहा है कि 2022 में बाजार में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वहीं सुंदरम एएमसी के सुनील सुब्रमण्यम ने फिनटेक कंपनियों पर कहा है कि इनकी वैल्यूएशन बाजार में लिक्विडिटी से तय होती है। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। First of all, I think we have to keep our expectations low as we step into 2022 for sure. I think the market will have a couple of characteristics that we should definitely taper down our expectation, and it will be nothing anywhere close to what we had last year and or this year. So I feel next year would be some of the facts we have to keep in mind that interest rates would be kind of slightly firm, inflationary environment would be there. Market will not be as sort of one way. It will be a lot more volatile in the sense than what we have seen in this year. So if you look at these kind of 3 or 4 things going to be reality, and at the same time, I think the news flow from the international market, especially on the Fed tightening, would keep surfacing time and again because inflation is unlikely to settle down in a hurry. So broadly, this would be the landscape of the market, and within that, then you have to kind of design your strategy. फिनटेक में ना आप वैल्यूएशंस पुराने जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल से या एक नॉर्मल पी मॉडल से नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन सही या गलत ये खाली आपको लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी डिसाइड करता है। जब पेटीएम के पहले की बात है तब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, तो सभी आईपीओस पे भरपूर एक सब्सक्रिप्शन और वैल्यूएशंस भी बहुत यानी प्राइसेस बहुत महंगे हो गए थे। पेटीएम के टाइम के शुरू होते ही आपने देखा थोड़ा करेक्शन, बिकॉज वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। जैसे ही एफपीआई ने थोड़ा एलोकेशन इंडिया से हटाना शुरू किया था पिछले 2-3 महीने में, आपने देखा ये आईपीओ के भी उसका असर रहा। तो ये सब एक लॉन्ग गेम है कि फ्यूचर में आज भले ही
ही प्रॉफिट ना दिखाएं वो, बट फ्यूचर एक्सपेंशन जितना हो सकता है उनके बिजनेस मॉडल में उसके ऊपर, तो एक तरह का मैं कहूंगा कि पी ग्रोथ, पीजी रेशियो के ऊपर ये चल रहा था। मगर अगर लिक्विडिटी नहीं है तो असर पहला इनके ऊपर दिखेगा। तो मेरे ख्याल में अभी करेक्शन हुआ है, तो क्या सही वक्त है खरीदने के लिए, ये अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि क्या लिक्विडिटी, आज फेड की पॉलिसी है, फिर आने वाले दिन में भी न्यूज फ्लोज आएंगे, तो लिक्विडिटी की आउटलुक, अगर लिक्विडिटी आउटलुक अच्छी रहने वाली है तो ये करेक्शन शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मगर अगर लिक्विडिटी और भी वॉलेटाइल होने लगी है तो यहां ही पे असर मिलेगा, तो आपको और इससे भी बेहतर खरीदने का मौका फ्यूचर में मिल सकता है। ओके, हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और विजय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बाजार पर दबाव बना हुआ है, गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 17,200 के करीब अब निफ्टी पहुंच गया है। क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए यहाँ से? क्या ये दबाव आपको लगता है अभी जारी रहेगा? जी, जिस तरह से आज निफ्टी का क्लोज आया है, स्पेशली हमने लास्ट 45 मिनट्स में जिस तरह का सेलिंग आते हुए देखा, इंट्राडे में हालांकि रिकवरी हुई थी लेकिन वो टिक नहीं पाई और लास्ट 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट हम लो के आसपास ही बंद आए। तो ये एक खराब क्लोज माना जा सकता है। पिछले 4 दिन से हम लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं और आज ब्रेथ भी सपोर्ट नहीं किया। आज स्मॉल कैप मिड कैप में भी बिकवाली थी। आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 3:4 थी एनएससी पे। तो कहीं ना कहीं क्लोज तो खराब है और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो कल की स्ट्रेटेजी में ऐसा हो सकता है कि मे बी डाउनसाइड ओपन होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हों। तो जो अभी 17,200 के करीबन क्लोजिंग है निफ्टी की, तो ऐसा कहीं लग रहा है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो करीबन 17,050 से 17,100 का दिख रहा है। तो लुकिंग एट द क्लोज इट लुक्स लाइक कि ये मार्केट में थोड़ा वीकनेस और भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ओवरनाइट आने वाली है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल अगर देखा जाए तो कल का सेशन भी थोड़ा ओपनिंग की साइड पे वीक साइड लग रहा है। सेकेंड हाफ में हम रिकवरी देख सकते हैं क्योंकि कुछ डेरिवेटिव्स के भी एक जो फैक्टर्स है, जैसे पुट कॉल रेशियो वो देखी जाए तो 0.8 पे आ गई है। तो थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट वीक ओपनिंग इन टुमारोज मॉर्निंग सेशन और उसके बाद रिकवरी में भी पॉसिबल हो 17,050 17,100 के करीबन के सपोर्ट से। ओके, तो फोकस करना होगा कल की जो आज की जो बड़ी बैठक चल रही है एफओएमसी की। और मैं आस्था से भी सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि क्या उम्मीदें की जा रही हैं एफओएमसी की बैठक से। आज देर रात अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। फेड की ओर से किन फैसलों का अनुमान किया जा सकता है? सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं बताने के लिए सब डिटेल्स। जी हाँ, दुनिया भर की आंखें हैं फेड के आउटकम को लेकर और इस बार सबसे अहम इनकी कमेंट्री क्वांटिटेटिव ईजिंग टेपरिंग पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह की लिक्विडिटी है सिस्टम में उस पर नियंत्रण लाने के लिए फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग टेपरिंग पर कुछ कदम उठा सकता है। और माना यह जा रहा है कि जनवरी में $30 बिलियन की इनकी क्वांटिटेटिव ईजिंग में कटौती होते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि फरवरी 2022 में और $30 बिलियन का वहां पे रिडक्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2022 की शुरुआत में जो फेड अपनी जिस तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर लिक्विडिटी सिस्टम में डाल रही थी वो खत्म करते हुए नजर आ सकती है। अब अगर हम देखें यूएस इकोनॉमी की बैलेंस शीट तो वो काफ़ी बलून्ड है ऑलरेडी। $8.8 ट्रिलियन के इनके पास एसेट्स हैं, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल यानी जनवरी 2020 के जो लेवल्स थे उससे दुगने से भी ज़्यादा हैं। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक बार क्वांटिटेटिव ईजिंग ख़त्म होते हुए अगर हम देखेंगे उसके बाद रेट हाइक्स भी आने वाले समय में हम होते हुए देख सकते हैं। अब अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है, अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, पर इन्फ्लेशन की चिंताएं वहाँ पे ज़रूर बरकरार हैं, क्योंकि नवंबर महीने में भी हमने देखा था कि 6.8% का कंज्यूमर इन्फ्लेशन आया था। तो ये सारे ही कदम काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनके हेड्स हैं उन्होंने भी अंदेशा दिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके की अनाउंसमेंट्स आती हैं इस बार एफओएमसी आउटकम में। और पर सबसे अहम इस बार क्वांटिटेटिव ईजिंग टेपरिंग को लेकर इनकी कमेंट्री पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस होगा कमेंट्री पर, किस तरह की कमेंट्री आती है एफओएमसी की तरफ से। आस्था, आपसे मैं समझना चाहूँगा, 2 दिन से ये बैठक चल रही है, ये चर्चा का विषय लगातार चल रहा है कि बाजार हमारे बाजार भी रिएक्ट करेंगे, दुनिया भर के बाजार भी रिएक्ट करेंगे जब एफओएमसी फैसला सुनाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ती भी हैं, जिसकी बातें हो रही हैं कि एक चांसेस हैं कि शायद बढ़ें,
कितना हमें चिंतित होना चाहिए, हमारे बाजारों पर किस तरह का असर देखती हैं उससे आप? गुड इवनिंग सौमित्रा। देखा जाए तो मेरे हिसाब से चिंता की तो बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन जिस तरह से यूएस में बहुत जबरदस्त तरीके के फिगर्स दिखा रहा है, क्योंकि अभी सृष्टि ने भी बताया 6.8% इन्फ्लेशन है और अब तक का ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। तो मेरे हिसाब से ब्याज दरें तो यहाँ पे बढ़ेंगी ही, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस एज अ ब्रोकिंग हाउस मान के चल रहे हैं, वो मैक्सिमम 2 से 3 हम एक रेट हाइक मांग के चल रहे हैं पूरे 2022 में। लेकिन अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पे हावी रहे तो हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा एक चेंजेस देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से 2 इंटरेस्ट रेट हाइक तो मार्केट यहाँ पे बचा जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है पूरे 2022 में, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट को एक हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले। और दूसरी तरफ असेट टेपरिंग की जो बात है, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं भी सृष्टि से सहमत हूँ कि 25 से 30 बिलियन डॉलर हर महीने ये लोग टेपरिंग स्टार्ट करेंगे, जो अभी 15 बिलियन डॉलर है। तो मेरे हिसाब से मार्च 2022 तक इस तरह की टेपरिंग होगी और उसके बाद अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पे हावी रहे तो इंटरेस्ट रेट हाइक का एक खतरा यहाँ पे मार्केट्स को रहेगा और थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे वीकनेस हमें दिखाते हुए नजर आएंगे। करेक्ट। तो देखना होगा कि किस तरह की कमेंट्री आती है, क्या फैसला लेता है एफओएमसी। विनय, मैं आपसे 2 स्टॉक्स पर फोकस करना चाहूँगा, बजाज ग्रुप के, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। हमने देखा कि जब बाजार में आज बिकवाली बढ़ी, दबाव हुआ, तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में इन दोनों का नाम था। करीब 2.5 से 3% की बिकवाली इन दोनों में देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि ये एक पैटर्न बन रहा है इस तरह जो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं उनमें, और ख़ास तौर पर ये जो 2 स्टॉक्स हैं इन पर आगे क्या राय होगी आपकी? जी, तो टेक्निकली तो दोनों में एक पैटर्न जो है वो नेगेटिव साइड की है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये अंडर परफॉर्मर रहे हैं पिछले 2-3 दिन में, जो भी हमने मूवमेंट देखी है मार्केट में, तो एक वीकनेस की तरफ इन दोनों स्टॉक्स ने लीड किया है और क्लियर कट ब्रेकडाउन भी दिखाया है। बजाज फिनसर्व में तो हमने ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट साइड भी इनिशिएट किया है और जो ओपन है, तो दोनों टेक्निकली वीक लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वीकनेस में लीड कर रहे हैं। तो इसको देखते तो लग रहा है कि अभी भी वीकनेस बाकी है और आने वाले दिनों में हम और भी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड इससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली वीक है। पिछले 3 दिन से बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, लेकिन लुकिंग एट द क्लोज ऑफ टुडेज सेशन, आई थिंक बोथ स्टॉक्स आर हेडिंग फॉर द डाउनसाइड और यहाँ से 3 से 4% की फर्दर गिरावट हो सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर गैप अप होता है तो एक सिनेरियो अलग होगा, लेकिन मार्केट में अगर बिकवाली जारी रहेगी तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व फॉर द शॉर्ट टर्म कैन कंटिन्यू टू गो डाउन और कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। तो क्लोजिंग काफी वीक लग रही है और आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड रादर देन गोइंग ऑन द अपसाइड। ओके, तो फिलहाल डाउनसाइड का ही मूव दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में ही। आस्था, एक स्पेस है ऑटोज जो लगातार हम लोग आपसे चर्चा भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर टीवीएस मोटर पर नजर डाली है। आज जब मिड कैप स्पेस हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है। खबरें आ रही हैं कि BMW के साथ जो इनका करार है उसमें वो ईवी बिजनेस को आगे बढ़ाने पे बात कर रहे हैं। टीवीएस पर फिलहाल किस तरह की राय आपकी बनती है? जी बिल्कुल, आपने सौमित्रा बताया जिस तरह से, और अभी जिस तरह से मार्केट वीक थे उसमें भी ये तकरीबन जो मैं यहाँ पे प्राइसेस देख रही हूँ 2% की तेजी के साथ टीवीएस मोटर बंद हुआ था। तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में दर्शाता है कि मार्केट्स ने इस न्यूज को बहुत पॉजिटिवली लिया है। ईवी अभी आगे जाके एक तरह से फ्लेवर ऑफ द सीजन है और अगर कोई भी कंपनी उस क्षेत्र में कोई भी यहाँ पे कदम उठाती है तो मार्केट उसको दोनों हाथों से लेता है और वहां पे एक थम्स अप भी देता है। मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर कंपनी यहाँ पे मुझे इस लेवल पे भी काफी ज्यादा पसंद आती है और यहाँ पे मैं खरीदारी करने की ही राय दूंगी। और जिस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को लेके ग्लोबली थोड़ा सा एक हम देख रहे हैं कि एक चिंता का माहौल है, तो उसमें ऑटोमोबाइल स्पेस थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटाइल परफॉर्म करे, बट इंडियन लेवल पे मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इनिशियल टारगेट 750 से 790 है। ओके, 750 के आसपास के टारगेट दिखाई देते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस बेटर रहेंगी। विनय, आप ऑटो स्पेस में किसके साथ जाना चाहेंगे, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स? क्या टॉपिक होगी आपकी? कंपैरेटिवली मुझे 4 व्हीलर स्पेस में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि अगर आप टीवीएस मोटर की बात करें तो जो बाकी के जो 2 स्टॉक हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, उसकी कंपैरिजन में टीवीएस मोटर का चार्ट बेटर है। डेफिनेटली प्राइमरी ट्रेंड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दो स्टॉक्स। बट अगर कंपैरेटिवली अगर देखने जाए तो 4 व्हीलर स्पेस में मुझे टाटा मोटर्स का ओवरऑल ट्रेंड काफी पसंद है। हालांकि मार्केट अगर नीचे जाता है, निफ्टी अगर 200-300 या 500 पॉइंट गिरता है तो टाटा मोटर भी नीचे जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप की बात करें तो टाटा मोटर एक स्टॉक है जो काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और एक दूसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स,
तो ये 2 स्टॉक जो है वो हमको ध्यान रखने चाहिए। तो जो अगर भी कभी भी मौका मिलता है, मार्केट में रिकवरी आती है, तो ऑटो सेक्टर में ये दोनों स्टॉक्स कैन आउट परफॉर्म द ओवरऑल ऑटो सेक्टर। तो मेरा व्यू जो है इन 2 पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा बुलिश है, और 4 व्हीलर स्पेस में आई एम मोर बुलिश देन एज़ कंपेयर्ड टू द 2 व्हीलर स्पेस। आस्था, इसी स्पेस पे रहते हुए आज जो एक बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया था, वो ये कि उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए भारत में इंसेंटिवाइज किया है। 76,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा रहा है यहाँ पर। जाहिर तौर पर मेड इन इंडिया जो थॉट है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उससे फ़ायदा तो होगा ही, 4 व्हीलर स्पेस हो या 2 व्हीलर स्पेस हो। आपको लगता है कि मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, ये जो स्पेस है, ये जो स्टॉक्स हैं, जो न सिर्फ इस समय ट्रेडिशनल ऑटो बिजनेस में है बल्कि ईवी स्पेस में भी बढ़ना चाह रहे हैं आगे, उनमें यहाँ से एक लेग अप देखने को मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इसको आप पोर्टफोलियो में शामिल करें अपने? जी बिल्कुल सौमित्रा, स्पेशली अगर मैं मारुति की बात करूं तो मारुति में जो हमने एक प्राइसेस में यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम देखा था, वो सेमीकंडक्टर की चिंता को लेके देखा था। और आज जिस तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सरकार की तरफ से किया गया है इस क्षेत्र को में, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। 4 व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मारुति मुझे बिल्कुल यहाँ पे पसंद आता है, और कोई भी डाउनफॉल आता है तो मेरे हिसाब से बढ़िया यहाँ पे खरीदारी के मौके होंगे। 75-60 के आसपास आज ये हमें क्लोज होता हुआ नजर आया है, 75-66 के आसपास। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में एक बार 7,800 से 8,000 के टारगेट्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बुलिश है मारुति सुजुकी पर यहाँ पर। अगर 4 व्हीलर आपकी पसंद है तो मारुति पर फोकस किया जा सकता है। चलिए, आपको कुछ और आइडियाज़ देते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, और वो ये कि इस बाज़ार में क्या करना चाहिए। लंबी तेज़ी के बाद हमने देखा कि फ़िलहाल बाज़ार में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिग्गज निवेशक किन सेक्टर्स और शेयरों पर बुलिश हैं, उन्होंने क्या क्या खरीदने और बेचने की सलाह दी है। ईटी नाउ स्वदेश की कोशिश है कि उतार चढ़ाव वाले इस बाज़ार में हम सबसे सही पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करें। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि बाजार के दिग्गजों ने कौन से सेक्टर्स पर दांव लगाने की सलाह दी है और किन से दूर रहने को कहा है। ये हमारा एक स्पेशल सीरीज़ है जो हम ईयर एंडर पे करते हैं। वी कॉल्ड इट बाय सेल एंड होल्ड। हम वेरियस दिग्गजों को, मार्केट एक्सपर्ट को लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस साल में या इस साल के अंत में जो हो रहा है अभी, कौन से सॉर्ट ऑफ शेयर्स में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नीलकंठ मिश्रा ऑफ क्रेडिट स्विस। वो कह रहे हैं कि ऑटो, रियल एस्टेट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन में तेज़ी रहेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, व्हाट नीलकंठ बिलीव्स फ्रॉम हिज 22 आउटलुक इज SBI and HDFC from financials, L&T in industrial, and Ultratech. This is to play the cement pack or the construction pack, is what Neelkant is telling. Then when we talk about Madhu Kela, we got हमने उनका एक इंटरव्यू किया 2022 आउटलुक पे। उन्होंने हमें कहा कि he is bullish on manufacturing. ओवरऑल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी सेक्टर है उस पर वो पर्टिकुलरली बुलिश है। सो इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर, बैंक्स एंड NBFC, वो उन्होंने मेंशन किया। और चाइना +1 थीम जो 2020 में स्टार्ट हुई थी कोरोना के वजह से, वो उन्हें एक लगता है कि एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी एक्शन हो सकता है नेक्स्ट ईयर। सौरभ मुखर्जिया ने कहा कि IT कंटिन्यू टू बी गुड ग्रोथ। TCS उनका टॉप पिक पहले भी रह चुका है और वही रहेगा। वो बजाज फाइनेंस को एक टेक्नोलॉजी कंपनी मानते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, तो बजाज फाइनेंस उनका टॉप पिक है। एंड कैपिटल गुड सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल, सीमेंट, वेरियस स्पेसेस में वो बुलिश है, कह के उन्हें फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां केपेक्स कर रही हैं। गौतम बेद नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इनसे भी हमने बात की थी। इन्होंने कहा कि म्यूजिक स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है in the overall market going into 2022. Animal healthcare industry means के pharma companiयों और very select stocks in the EV space, or how to play the growth in the EV space is what he believes. कृष्ण कुमार कारवा, MK Global, हमने इनसे भी वार्तालाप किया था 2022 आउटलुक के लिए। ये कह रहे हैं कि बैंक्स, स्पेशली बड़े बैंक्स का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता हो गया है, तो दैट इज समथिंग विच ही लाइक्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इवन इन PSU, यानी कि PSU बैंक्स एंड PSU स्पेस में ये काफ़ी on the bullish side hai. Last one we have on our list is Abhay Agarwal. Abhay Agarwal says Zomato, InfoEdge and Apollo Hospital, तीनों ही डिजिटल कंपनियां हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने 24/7 लॉन्च किया है एंड डिजिटल वैल्यूएशन उसको मिल रहा है। सो ये तीनों डिजिटल स्पेस वो लोग यूज़ करेंगे, और जो भी कंपनी को डिजिटल से फ़ायदा होगा वो कंपनी और वो सेक्टर में ही वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन 2022।
तो बेहतरीन आइडियाज़ आपके लिए यहाँ पर इस थीम को लेके आप चलेंगे तो पोर्टफोलियो बनाने में मदद ही मिलेगी और 2022 का साल भी आपका बेहतर जाएगा। विनय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग जो अभी फैक्ट्स यहाँ पर बताए पंकज ने, जो थीम्स हमारे एक्सपर्ट्स ने जो जिनसे हम बात करते हैं उन्होंने दी है, उसमें एक इंटरेस्टिंग थीम है म्यूजिक स्ट्रीमिंग की। सारेगामा मैं देख रहा हूँ चार्ट अपने 52 वीक हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5200 इसका 52 वीक हाई है और ये फिलहाल करीब 4977 पर जाकर आज बंद हुआ है। जोरदार इसने ग्रोथ दिखाई है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आगे भी इस मोमेंटम को जारी रखेगा? क्या करंट लेवल्स में आपको लगता है एंट्री करनी चाहिए या वेट करना चाहिए कुछ करेक्शन का? ये जो स्टॉक है वो पिछले 8 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। अगर इसका क्लोज हम देखें, मार्च 2020 में क्लोज था 193 और अभी ये 5000 के करीबन पहुंच चुका है। तो पिछले कंसेक्यूटिव 8 क्वार्टर से ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसी लेवल पे बाय करना चाहिए। नो डाउट इसमें बहुत ही पोजीशन साइजिंग बहुत देख के बनानी पड़ेगी। अगर आप पोर्टफोलियो में इसमें निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए। इतना बढ़ने के बाद स्टॉक को इतनी हाई प्राइस पे लेना इट इज नॉट एडवाइजेबल। डेफिनेटली इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट में लेने का ही व्यू बन रहा है, लेकिन आई थिंक इट इज बेटर टू लुक एट द एक्यूमुलेटिव वे और नॉट बाय दी 100% क्वांटिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से जब भी मार्केट में डिप आती है और स्टॉक में डिप आती है तो आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें और धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, तो वो रणनीति बेटर रहेगी। जो स्टॉक अपने एक साल में 500% चल चुका हो उसमें एक्यूमुलेशन ही बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। बाय ऑन डिप्स इज़ अ गुड आइडिया। ये एक थीम निकल कर आई है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए एक रफ आइडिया आपको बता देते हैं कि क्या हुआ आज आईपीओ बाजार में। हमने देखा कि मेड प्लस हेल्थ के आईपीओ का आखिरी दिन था आज और इसका इशू 52 गुना से ज़्यादा भर गया। इसका प्राइस बैंड जो है वो 780 से 796 रुपये तय किया गया था। वहीं डेटा पैटर्न्स के आईपीओ को भी शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन डेटा पैटर्न्स का आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा भरा है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 555 से 585 रुपये तय किया गया है। कंपनी की इस आईपीओ से 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। डेटा पैटर्न्स पर आस्था काफ़ी बुलिश है। मुझे याद है उन्होंने हमारे ही शो पर बताया था कि डेटा पैटर्न अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। चलिए वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज़ आपके लिए आज लेकर आए हैं। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर का। आस्था, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से आइडियाज़ आप लेकर आई हैं हमारे दर्शकों के लिए आज। जी सौमित्र, सबसे पहले केपीआर मिल्स मुझे काफी पसंद आता है और ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया तेजी इस काउंटर में आ सकती है, तो खरीदारी की सलाह दूंगी 560 के स्तर पर। 620 के इनिशियल टारगेट रहेंगे और उसके ऊपर के भी लक्ष्य हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो केपीआर मिल मेरी पसंद रहेगी। दूसरी तरफ मुझे विम्टा लैब्स भी काफी ज्यादा पसंद आता है और विम्टा लैब की बात करूं तो फंडामेंटल्स भी इस काउंटर में काफी ज्यादा मजबूत है। खरीदारी की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी 440 के स्तर पर 490 के टारगेट के लिए। ये दोनों ही कॉल्स पोजिशनल कॉल के लिहाज से दी जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो समय सीमा है वो 15-20 दिन भी रह सकती है। ओके, तो पोजिशनल कॉल्स हैं विम्टा लैब्स और केपीआर मिल्स, इन दोनों में ही अच्छे टारगेट दिखाई देते हैं। विनय, आप कौन से आइडियाज़ लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए आज? जी, मेरी तरफ से जो 2 आइडिया हैं दोनों प्योरली ट्रेडिंग साइड के लिए हैं। प्योरली आप 1 से 2 दिन का व्यू रखिए, क्योंकि मार्केट का क्लोज काफी वीक रहा है तो मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड का है, इसीलिए मैंने दोनों सेल कॉल चुने हैं और जो ऑप्शंस के जरिए हैं, पुट के जरिए हैं। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का दिसंबर का 2360 का पुट लेने का, जो उसका प्रीमियम 44 रुपीज के करीबन है। तो उसमें आप 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आप 64 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिलायंस का पुट बाय करने से आप इसमें मंदी कर सकते हैं और ये जो प्रीमियम बताया मैंने 44 रुपीज के करीबन चल रहा है 2360 का दिसंबर एक्सपायरी का। स्टॉप लॉस 30 एंड टारगेट 64। सेकंड जो पिक है पहले भी हमने डिस्कस किया, बजाज फिनसर्व का भी एक जो क्लोज है वो काफी वीक रहा है और एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकडाउन आते हुए देखा है, तो उसको ये करीबन और स्टॉप लॉस आप 280 का लगाइए और टारगेट आप 535 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो दोनों पिक हैं वो प्योरली ट्रेडिंग हैं और ऑप्शन के जरिए हैं, जो सेल साइड पे आप बोल सकते हैं। तो आई एम टेकिंग अ बिट नेगेटिव व्यू फॉर द टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक नेगेटिव व्यू, इसलिए
ऑप्शंस के जरिए पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर है रिलायंस और बजाज फिनसर्व में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने आइडियाज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम कल मेड इन इंडिया।